हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको प्लस 2 का अकाउंट्स पढ़ाऊंगी। इससे पहले प्लस 1 की क्लास में आप लोगों ने ज़्यादातर जो पढ़ा था वो क्या था कि जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो प्लस 1 में कवर किया, उस क्लास में हमने क्या कवर किया, उसमें हमने कवर किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कन्वेंशंस हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। हमने सीखा कि जर्नल एंट्रीज को किस तरह से पास किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह से हमने लेजर सीखा, ट्रायल बैलेंस सीखा और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने हमने सीखे। तो ये जो जितने भी अकाउंट्स थे ये किससे कंसर्न करते थे, ये सभी की सभी चीज़ें जो थी वो एक सोल प्रोप्राइटर से कंसर्न थे, यानी वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने उसमें सीखी। तो हमने अपने पिछली क्लास में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो था वो कवर किया। अब इसी को बेस बनाकर, अकाउंटिंग में कोई फ़र्क नहीं है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे, जो हमने एंट्रीज को पास करना सीखा, हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके किस तरह से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। इसी तरह से हम सीखेंगे कि किस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करती है। देन हम लोग फिर कवर अप करेंगे कि जो कॉरपोरेट है, कंपनी है, वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है। इसके अलावा इसमें जो सिखाया गया है वो ये है कि जो हमने ये अकाउंट्स बना लिए, उन अकाउंट्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो ताकि हम अपने बिजनेस के बारे में जान सके, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके। तो उसमें हम क्या सीखेंगे, हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी सीखेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स भी इसका पार्ट बनाया गया है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सके और उन एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या कर सके, हम अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले सके। तो ये सभी पार्ट जो है वो हमारे प्लस 2 के सिलेबस में कवर अप किया गया है। तो आज सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है। इससे पहले अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती हैं, वो हमें बताती, जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका मेन मकसद क्या होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मकसद क्या होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। उसका मेन पर्पस होता है कि हम किस तरह से अपने अकाउंट्स जो है उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेन मकसद हमारा क्या था, प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से नहीं बनाई जाती। ये किसके लिए बनाई जाती हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क्स के लिए बनाई जाती हैं। अब इसमें सोशल वर्क भी होता है और कुछ ऐसा भी होता है कि जिसमें हम बिना मतलब के कोई प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं करते। लाइक क्लब्स अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, इसी तरह से इंस्टीट्यूट्स कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वो किस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हॉस्पिटल्स अपने अकाउंट किस तरह से मेंटेन करते हैं। इसी तरह से वी कैन से देयर आर मैनी एनजीओज, वो अपने अकाउंट किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हुई, जो बिना प्रॉफिट के, यानी जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट जो होता है वो कमाने के लिए नहीं बल्कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को और डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो किसके बारे में शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो शुरू करते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप
फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड द पब्लिक इन ग्रांट। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो पब्लिक के लिए कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके, जिसमें कि हम क्या इंक्लूड करते हैं, क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर सोसाइटीज एक्सेट्रा। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ये किस लिए मेंटेन होती हैं, ताकि ये पब्लिक को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सके। These organizations have services as are the main objective and not the profit in case of organization in business। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, ये आपके बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। Normally, these organizations do not undertake any business activity and are managed by trustee। तो ये जितनी भी organizations होती हैं ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं या मैनेज की जाती हैं, ट्रस्टी के द्वारा मैनेज की जाती है, जिनका मेन काम क्या होता है, who are fully, that means they are fully अकाउंटेबल टू देयर मेंबर्स। जो भी इस ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं या फिर जो भी उनके फंड्स को यूज़ करता है, तो उन मेंबर्स के लिए ये ट्रस्टी जो है वो अकाउंटेबल होते हैं कि किस तरह से इन्होंने उन फंड्स को यूटिलाइज किया, किस तरह से इन फंड्स को वो कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये जो रिकॉर्ड्स है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके ही अपने अकाउंट्स जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। सो हेंस दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड प्रोपर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which take the form of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet। तो जिस तरह से हम एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो 3 स्टेटमेंट्स बनाता है, वो क्या कौन सी होती है, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा भी याद हो, वो स्टेटमेंट्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, इसके अलावा वो क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता है, और फिर वो क्या बनाता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, यानी कि वो अपनी बैलेंस शीट बनाता है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनका नाम क्या है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। सो ये कब बनाए जाते हैं, जिस तरह से ये साल के एंड में बनाए जाते हैं, इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी कब बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। जो कोई भी हो सकता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड जर्नली अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी होता है, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द लीगल टर्म्स, तो ये हम फाइनेंशियल ईयर को जो है वो कंसीडर करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब ये अपने अकाउंट्स बनाती हैं तो इनके लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखती हैं, जो लीगल पर्पसेस के लिए भी सही होता है। तो अब हम यही सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने अकाउंट्स बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, तो ये हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इन ऑर्गेनाइजेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। Such organizations are formed for providing services to a specific group or public at a large, such as education, healthcare, recreation, sports, and so on, without any consideration of caste, creed, and colors। तो सबसे पहले ये जो organizations होती हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, ताकि ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को या पब्लिक एट लार्ज को क्या प्रोवाइड कर सके, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके एट अ नॉमिनल कॉस्ट, नॉट टू अर्न profit। So this is the first objective। Next is these are organized as charitable trusts, societies, and subscribers of such organizations are called members। तो जो भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सोसाइटीज को सब्सक्राइब करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उनको हम क्या बोलते हैं,
इस सोसाइटी के मेंबर्स बोलते हैं। यानी जो भी ट्रस्ट है, 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमने लोगों की हेल्प के लिए कुछ काम करना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फंड्स इकट्ठे करते हैं। तो वो जो लोग इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसी सोसाइटीज बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टीज बोलते हैं, उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। Their affairs are usually managed by managing executive committee elected by its member। तो अब मेंबर्स तो बहुत सारे हो गए, पर हर कोई अब उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो उसमें से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो इनके अफेयर्स को यानी इनके काम की देख रेख करता है। The main source of income of such organizations are subscription from members, donations, legacies, grant in aid, income from investment। ये सारी टर्म्स जो है हम 1 by 1 आगे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, बट यहाँ से सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, लेगेसी से, ग्रांट से इनको क्या मिलती है, इनको इनकम मिलती है, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को चलाते हैं। The fund raised by such organization through various sources are credited to capital fund or journal fund। तो इनसे जो भी पैसा जो है वो इकट्ठा होता है, वो कहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया जाता है, कैपिटल फंड और जर्नल फंड में। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट होता है, जिसमें वो अपनी कैपिटल लगाता है, फर्नीचर लगाता है, अपनी कार वगैरह जो भी हमने पीछे पढ़ा, जैसे उसकी कैपिटल होती है, इसी तरह से इनकी कैपिटल में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होती हैं, ग्रांट इन एड होता है, डोनेशन होती हैं, लेगेसीज होती हैं, इनके द्वारा, खुद के द्वारा लगाए गए पैसे होते हैं। The surplus generation in the form of excess of income over expenditure is not distributed among the member, it is simply added into the capital fund। अब वहां पर क्या होता था, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता था, उसके जितनी भी कैपिटल था, उसमें से जब हम एक्सपेंडिचर्स को, जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह को माइनस कर देते थे, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचता था उसको हम क्या करते थे, वो सोल प्रोप्राइटर जो है वो खुद रख लेता था, यानी उसको वो यूज कर लेता था। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उस इनकम को, उस इनकम जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हमने खत्म कर दिए, दे दिए, पे आउट कर दिए, उसके बाद जो हमारे पास इनकम बची, उस इनकम को यानी उस प्रॉफिट को वो बांटते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, दोबारा से उसको कैपिटल में री इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ट्रस्ट में उसको प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। The non-profit organization earn their reputation on the basis of their contribution to the welfare of the society rather than on the customer or owner satisfaction। तो यहाँ पर ये this is very important point कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी रेपुटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है। जो सोल प्रोप्राइटर था उसकी रेपुटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती थी कि कितना वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। यहाँ पर उनकी रेपुटेशन किसके लिए किस तरह से बढ़ती है कि वो सोसाइटी के लिए किस तरह काम ज़्यादा करते हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, इससे इनकी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती है। यानी इनकी गुडविल जो है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी से बढ़ती है, ना कि प्रॉफिट से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से बढ़ती है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट टू द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या फिर अपने कंट्रीब्यूटर्स को बताने के लिए कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह की अकाउंटिंग जो है वो जरूरी है। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से अब तक आपको पता लग गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है और क्यों इनके अकाउंट्स जो है वो हम मेंटेन करते हैं। So, accounting record of non-profit organization. As earlier stated, normally such organizations are not engaged in any trading or business activity. The main source of their income and subscription from member, donation, financial assistance, income from investment. Most of their transactions are in cash form through the bank. उनकी ज़्यादातर transactions जो होती हैं वो cash form में होती हैं और through the bank होती हैं। These institutions are required by law to keep proper accounting record and keep proper control over the utilization of their funds. तो अब इन इंस्टीट्यूशंस को लीगल रिक्वायरमेंट है कि ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करें और जितने भी अकाउंट्स बनाए, जितने भी फंड्स इनके पास इकट्ठे हुए हैं, उसका ये यूटिलाइजेशन प्रॉपरली दिखाए। दिस इज वाई दे यूजली कीप अ कैश बुक, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं, तो इसलिए ये क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक इन विच ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट आर ड्यूली रिकॉर्डेड।
They also maintain a ledger containing the accounts of all income, expenditures, excess liabilities, which facilitate the preparation of financial statement at the end of the accounting period. अब ये कैश बुक मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, ताकि प्रॉपरली ये क्या बना सके, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके. In addition, they are required to maintain a stock register, क्योंकि अब इनके पास जो फंड्स हैं उनसे ये कुछ ना कुछ चीज़ परचेज करेंगे. जैसे इन्होंने सपोज कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स का मटेरियल परचेज किया, वो कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है. इसी तरह से हॉस्पिटल है, उसमें मेडिसिन आ रही हैं, कितनी मेडिसिन यूज़ हो गई, कितनी मेडिसिन जो है वो हमने बांट दी, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. इसलिए दूसरा क्या बनाया जाता है, एक स्टॉक रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें वो अपनी कंज्यूमेबल फिक्स एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखते हैं. दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल, एक पर्सन का हुआ ना कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो कितना ले गया. पर यहाँ पर जो व्यक्ति है वो खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो किसके लिए कर रहे, पब्लिक के लिए कर रहे, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता. इंस्टेड दे मेंटेन कैपिटल फंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड जर्नल फंड दैट गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग ड्यूज to surplus generated life membership fee received from year to year. In fact, a proper system of accounting is desirable to avoid or minimize the chances of misappropriation contributed by the member and other donors. तो अब यहाँ पर कैपिटल की बजाय वो क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिससे उनको पता लग जाए कि कितना लोगों ने कंट्रीब्यूट किया एज ए डोनेशन, एज ए सब्सक्रिप्शन, और कहाँ पर ये फंड्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं. तो क्या क्या बनाया इन्होंने बनाया कैश बुक, इन्होंने मेंटेन किया लेजर, इन्होंने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बनाई. इसके अलावा वो स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं, और इसके अलावा वो क्या बनाते हैं, कैपिटल फंड का स्टेटमेंट बनाते हैं. अब यहाँ पर हमें क्या पता लग गया कि फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इनके द्वारा भी बनाई जाती है. The non-profit organization are also required to prepare financial statement at the end of each accounting period. Although these organizations are non-profit making entities and they are not required to make trading and profit and loss account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. अब यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं चलाई जाती, लेकिन इनको भी तो पता होना चाहिए कि हमें पूरे साल में कितनी इनकम हुई और क्या वो इनकम जो है वो इनके पूरे साल के एक्सपेंडिचर्स को कवर कर भी रही है या नहीं. लॉस में तो नहीं जा रही. अगर लॉस में जा रही है तो फिर कहाँ से ये और इनकम जनरेट करे ताकि वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड कर सके. Not only that, they provide the necessary financial information to members, donors, contributors, and also to the registrar of the societies. तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तो ये जानने के लिए कि क्या उनकी इनकम्स जो है उनके एक्सपेंडिचर्स को कवर अप कर रही हैं या नहीं, इसलिए बनाई जाती हैं. दूसरा ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इनको पता लग जाए जो इनके मेंबर्स हैं, जो डोनर्स हैं. अब सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को मान लो हर साल 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए डोनेट कर रही हूँ, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि वो पैसे ये खुद तो नहीं खा रहे, जो मेंबर्स हैं वो खुद तो नहीं कहीं अपने लिए यूटिलाइज करें, क्या उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं. तो मेंबर्स, डोनर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो है, रजिस्ट्रार है, वो भी इनसे क्या मांगते हैं, वो इनसे पूरा ब्यौरा मांगते हैं. तो इसलिए भी क्या बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है. For this purpose, they have to prepare their final accounts at the end of accounting period, and the general principle of accounting are fully applicable in the preparation as stated earlier. तो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पिछले साल पढ़े यानी +1 में पढ़े, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उनको ध्यान में रखकर इनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो ये 3 चीज़ें जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाती हैं. जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाता था, ये क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं. तो the receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction which help in preparation of income and expenditure account and the balance sheet.
तो जो रिसीट एंड पेमेंट है वो क्या है, वो समरी है कि आपके पास कितना कैश आया थ्रू सब्सक्रिप्शन, थ्रू डोनेशंस, थ्रू कॉन्ट्रीब्यूटर्स पेमेंट, थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स। तो उससे हमें क्या पता लग गया, कैश पता लग गया, और उससे हम क्या बनाते हैं, हमारा कितना इनकम हुआ, कितनी एक्सपेंडिचर्स हुए, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। Besides, it is a legal requirement as a receipt and payment account has also been submitted to the registrar of the society along with the income and expenditure account and the balance sheet. तो जिस तरह से वो सोल प्रोप्राइटर जो था वो अपने स्टेटमेंट्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाता है, इसी तरह से इसकी ये 3 स्टेटमेंट्स जो है वो कहाँ सबमिट करवाई जाती हैं, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को सबमिट करवाई जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकीन ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें हमें क्या पता लगता था कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हो गया। यहाँ पर भी इनकम, हमारे पूरे साल में कितनी इनकम हुई और उसमें से कितना हमने एक्सपेंडिचर कर दिया। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये इनका मेन अकाउंट है जिसके बेसिस के ऊपर हम क्या बनाते हैं, ये 2 अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जो है वो 2 स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर दे डू नॉट मेक ट्रायल बैलेंस। जिस तरह से पीछे हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता था, यहाँ पर क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। In order to check the accuracy of ledger account, they also prepare a trial balance which facilitate the preparation of accurate receipt and payment account as well as income and expenditure account and the balance sheet. तो अब पिछले जो ट्रायल बैलेंस होता था उससे हम क्या करते थे, अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते थे। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करना तो वो आप किससे कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस से कर सकते हो। In fact, if the organization has followed the double entry system, so they prepare trial balance for checking the ledger accounts and it's also facilitate the preparation of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करती हैं, किस तरह से इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती हैं। हमने आज क्या कवर करा, मीनिंग कवर करा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मकसद सोशल वेलफेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ये अकाउंट्स क्यों मेंटेन करती हैं, ताकि इनको ये इनकी लीगल रिक्वायरमेंट है, इनको भी हर साल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को अपनी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवानी पड़ती है। दूसरा ये पता कर सके कि इनको कितनी इनकम हुई, इनके कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, इनके पास कितनी रिसीट, पूरे साल में कितने लोगों ने इनको पैसे दिए और वो फंड्स इन्होंने कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज किए, कितनी इन्होंने पेमेंट्स करी, अपने बैलेंस शीट जो है वो मेंटेन किया ताकि इनको पता लग जाए कि क्या इनकी इनकम इनके पूरे साल के एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए बहुत है या नहीं है। इसके अलावा हमने आज ये भी सीखा कि कौन सी 3 स्टेटमेंट्स इनके द्वारा बनाई जाती हैं। तो टोटल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो इनके द्वारा बनाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अलावा ये और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनको अपने पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में भी पता लगता है, कितने इनके पास फंड्स आए और वो फंड्स कहाँ पर यूटिलाइज हुए। इनकम और एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक तरह से इनका कैश अकाउंट है, कैश लेजर है, जिससे इनको अपने कैश की इनकमिंग और कैश की आउटगोइंग के बारे में पता लगता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से इनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगता है, और ऑब्वियस है बैलेंस शीट से इनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। तो बेसिकली जब ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें ये क्या क्या कवर करते हैं, कैश अकाउंट, लेजर, अभी हमने ये भी सीखा कि लेजर बनाते हैं, स्टॉक रजिस्टर ये मेंटेन करते हैं जिससे उनको अपने स्टॉक के बारे में पता लग जाए। इसके अलावा ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट आर द रूल्स टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इन द सेम वे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको बनाते हैं। तो ये जो है वो, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये लेक्चर सीरीज थोड़ी सी भी फायदेमंद लग रही है तो कृपया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।